Welcome friends to my channel Retail Management Skill Classes by AKM। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्वालिफ़िकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है टू हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसे कि हमें पता है कि एक किसी भी रिटेल स्टोर में जब कोई व्यक्ति काम करना शुरू करता है तो एम्प्लॉयर की एक उस पर्सन की जो एम्प्लॉई है या को वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ का कंसर्न का इशू हमेशा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसी तरह से कस्टमर की भी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में हमें सोचना पड़ता है। इसी क्वालिफ़िकेशन पैक में इस नोट्स के द्वारा ये कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस नोट्स को, इस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड को टू हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी। इस नोट्स के अंदर कौन कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं जो एक रिटेल सेल्स एसोसिएट और सीएससी को पता होनी चाहिए, पहले हम वो डिस्कस करते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे उन नोट्स को। तो शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। इन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को दो एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट है टू डील विद एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज। इसमें PC1 है फॉलो कंपनी प्रोसीजर्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर डीलिंग विद एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज। PC2 में स्पीक एंड बिहेव इन ए काम वे वाइल डीलिंग विद एक्सीडेंट्स एंड एमरजेंसीज। PC3 में है रिपोर्ट एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज प्रॉम्प्टली, एक्यूरेटली एंड टू द राइट पर्सन। PC4 में है रिकॉग्नाइज व्हेन इवैक्यूएशन प्रोसीजर हैव बीन स्टार्टेड एंड फॉलो कंपनी प्रोसीजर फॉर इवैक्यूएशन। एलिमेंट 2 है हेल्प टू रिड्यूस हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। PC5 है इसमें फॉलो द हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स laid down by the company and by law and encourage colleagues to do the same. PC6 है promptly take the approved action to deal with the risk if he or she is authorized to do so. PC7 है रिपोर्ट रिस्क प्रॉम्प्टली टू द राइट पर्सन इफ़ ही और शी डज़ नॉट हैव द अथॉरिटी। और PC8 है यूज़ इक्विपमेंट एंड मटेरियल इन द लाइन विद मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस। इस तरह से दो एलिमेंट्स में चार चार PCs हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद हम वन बाय वन कंक्लूड करेंगे कि किस तरह से कौन सा PC एप्लीकेबल है एक एज ए CSA के लिए, एज ए रिटेल सेल्स एसोसिएट होने पर किस तरह से ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का उसको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की। ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक किस तरह से हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज होते हैं और क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी स्टोर में सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के बारे में हमेशा सोचा जाता है, बिकॉज़ क्या है, अगर एम्प्लॉयज़ की अगर सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। और अगर किसी तरह का सेफ्टी इशू रहता है तो कस्टमर शायद फ्यूचर में मूव ना करें। तो हमेशा एक स्टोर को एक पर्सन की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ता है, ताकि एक स्टोर जो है वो अपने कस्टमर्स को, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा वर्क प्लेस काम करने के लिए दे सके। जो भी पर्सन इस रिटेल इन्वायरमेंट के संपर्क में आते हैं वो तीन तरह के हैज़र्ड्स से रूबरू होते हैं। फर्स्ट इज़ फिज़िकल एंड मैकेनिकल हैज़र्ड्स, सेकंड इज़ बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स और तीसरा है साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स। नाउ फिज़िकल और मैकेनिकल हैज़र्ड्स में कॉमन टाइप की इंजरीज़ आती हैं, या स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन्स हो गया, इस तरह के जो हमें इंजरीज़ होती हैं उसको हम फिज़िकल और मैकेनिकल हैज़र्ड्स में काउंट करते हैं। देन दूसरा है बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में हम इन्फेक्शियस डिसीज़ जो जिनका बायोलॉजिकल रीजन होता है जिन डिसीज़ का, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा, इनको हम बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि रिसेंटली क्या है, इंडस्ट्रीज़ के पर्सन जो हैं या मज़दूर लोग जो हैं वो कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह के हैज़र्ड्स को क्या है बोला जाता है, क्योंकि ये वायरस से हो रहा है तो इस तरह के हैज़र्ड्स को हम बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स बोलेंगे। नाउ साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स, एज द नेम सजेस्ट कि साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक रूप से, मतलब आपकी मानसिक तौर तरीके पे जो प्रभाव डालते हैं वो वाले हैज़र्ड्स कौन से हुए, साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स हो गए। तो जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, कोई एक्सेसिव वर्क मिल रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट है, कोई बुलिंग कर रहा है, कोई अब्यूजिंग कर रहा है, तो इस तरह के हैज़र्ड्स को हम साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स बोलते हैं। नाउ हम
डिस्कस करते हैं कि एक रिटेल इंडस्ट्री में इनके लीडिंग कॉजेज़ क्या हैं, किन कारणों से ये हैज़र्ड्स होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम मैकेनिकल और फिज़िकल हैज़र्ड्स की। तो वहाँ पे क्या है ना, हैंडलिंग बैग्स, बड़े बड़े भारी बैग को उठाना पड़ सकता है, या बॉक्सेस को, या कोई अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हैंडल करना पड़ सकता है, जिस वजह से ये इंजरीज़ आती हैं। या कोई अदर टूल्स और इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है, या स्लिप ट्रिप फॉल्स की वजह से भी ये इंजरीज़ हो सकती हैं एक रिटेल इंडस्ट्री में, जो कि सबसे कॉमन देखी भी गई हैं। नाउ इन सभी इंजरीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो मैं ये बताना चाहता हूँ, इन सभी इंजरीज़ के लिए या इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट करने के लिए मैकेनिकल हैज़र्ड्स हैं, चाहे बायोलॉजिकल हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हैं, तो हम लोग, मैं खुद, है ना, या कोवर्कर्स या सुपरवाइज़र या आपका एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कि कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयर की एज ए कोवर्कर, एज ए कलीग, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ रिस्क। इन रिस्क को हम रिड्यूस कर सके ताकि कम से कम लोगों को इंजरीज़ हों, कम से कम लोग जो हैं वो अनसेफ अपने आप को फील करें। नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए वर्कर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की जब बात हो रही है ना, तो आपके सेक्टर में, आप जहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पर किस तरह के हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, है ना। अगर आपको उन हेल्थ और सेफ्टी रिस्क के जो इश्यूज़ हैं उनसे डील करना नहीं आता है, तो आप अपने सुपरवाइज़र से या अपनी कंपनी से उसकी ट्रेनिंग के बारे में भी बोल सकते हैं। और आप अपने आप को तो सेफ्टी और हेल्थ मेंटेन करने के लिए अपने आप को तो सेफ़ रखो, बट अपने कोवर्कर को भी उस तरह से सेफ़ होने के लिए मोटिवेट करो, ठीक है। अगर किसी तरह की अनसेफ कंडीशन आपको नज़र आती है और आपका सुपरवाइज़र या कंसर्न अथॉरिटी आपको प्रेशराइज़ करते हैं कि आपको इसी कंडीशन में काम करना पड़ेगा, तो आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की इंजरीज़ रिपोर्ट होती है तो कंसर्न अथॉरिटी को बताना है और फर्स्ट एड इंचार्ज के पास हमें रश आउट करना है, सो दैट कि आपकी प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व किया जा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एम्प्लॉयर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो एज ए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एम्प्लॉय को, हर कस्टमर को वो क्या है, सेफ़ इन्वायरमेंट दें काम करने के लिए, है ना। और हर वर्कर्स जो है उसको पता हो कि किस तरह की कंडीशंस जो है आपके रिटेल सेक्टर में अनसेफ हो सकती हैं और किस तरह से उससे निपटना है। अगर किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसका इमीडिएट एक्शन लेना है। और कहीं ना कहीं इन जो अनसेफ कंडीशंस हैं या अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, जिसको हम SOP सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट करना है, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक सेफ़ इन्वायरमेंट काम करने के लिए दे सकते हैं। अगर कभी किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमें क्या करना है, उसकी इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करनी है, सो दैट कि हमें पता चल सके कि ये इंसिडेंट किस वजह से हुआ है और हम फ्यूचर में ये इंसिडेंट ना हो पाए इसलिए क्या कदम उठा सकते हैं। सो एज ए एम्प्लॉयर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाउ नो योर राइट टू वर्क प्लेस सेफ्टी, आपके क्या अधिकार हैं जब आप एक वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करते हैं। सो आपका जो काम करने का क्षेत्र है उसमें अगर वो सेफ़ इन्वायरमेंट हो देन वेल एंड गुड, मगर एमरजेंसी कभी भी किसी भी तरह से क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक सेफ़ इन्वायरमेंट में काम करें, जहाँ पर आपको इस चीज़ की नॉलेज भी हो कि किस तरह से अनसेफ्टी क्रिएट हो सकती है और किस तरह से उसको निपटा जा सके। अगर अगर आपको कहीं अनसेफ कंडीशन मिलती है तो इट इज़ योर राइट टू सुपरवाइज़ द वर्क, कि कहाँ रिस्क पैदा हो सकते हैं, सेफ्टी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं और उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अगर इस हेल्थ और सेफ्टी मैटर पे कोई भी कमेटी बनती है या कोई भी तरह का इशू होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने की हमेशा कोशिश करनी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो दैट कि आपको पता चले कि किस तरह का इश्यूज़ जो है फ्यूचर में भी क्रिएट हो सकते हैं और उसके लिए निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर्स
या हमारे जो ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें अगर किसी तरह का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है तो अपने एम्प्लॉयर्स से वो लेना आपका अधिकार है, ताकि आपकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुँचे। राइट टू रिफ्यूज़ द वर्क इन केस ऑफ नॉन सेफ्टी। अगर कहीं भी कोई भी नॉन सेफ्टी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और आपका जो सुपरवाइज़र है या एम्प्लॉयर फोर्स करता है कि आपको इसी कंडीशन में वर्क करना है, तो आप जो है, आपका राइट है, अधिकार है कि आप उस काम को छोड़ सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। नाउ हमने यहाँ टर्म यूज़ की पीपीई। पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई वर्क प्लेस पे काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्शन, उसकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ते हैं, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं। ये डिवाइस या अप्लाइंसेस हैं जो कि किसी पर्सन को पहनने पड़ते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वन और मोर हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़र्ड्स। जो भी किसी तरह का कोई नुकसान हो, कोई सेफ्टी इश्यूज़ क्रिएट हो, उससे प्रोटेक्शन करने की। जैसे कि आप कोविड-19 के केस में भी देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं या जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के साथ, तो वो क्या हैं, हर समय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के रखते हैं, जिसमें उसने पूरा कवर किया होता है, सूट पहना होता है, मास्क पहना होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, है ना, हेड शील्ड पहनी होती है, कैप पहनी होती है। इसी तरह से हमें नॉर्मल पॉपुलेशंस को भी बोला गया है कि हेल्थ इशू क्रिएट ना हो, तो इसलिए मास्क पहने, ग्लव्स पहने और डिस्टेंस बना के रखें। तो दीज आर द पीपीई इक्विपमेंट्स एंड द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सो जनरली एक किसी भी सेक्टर में जो काम किया जाता है तो उसमें जो जनरली पीपीई इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, हम वन बाय वन उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ग्लव्स इसलिए ताकि आपके स्किन में कोई रिएक्शन ना हो या आपके साथ कोई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह एंटर ना कर जाए। अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है तो आपको करंट ना लगे। एंड देन एप्रन इसलिए कि आपके कपड़े ख़राब ना हों, जो आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है या नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं। देन मास्क मतलब कि आपको कोई भी अगर धूल कण उड़ रहे हैं या कोई वायरस बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो आपके मुंह में सांस द्वारा एंटर ना कर सके। देन हेड कैप या इसकी जगह की कई जगह पे हेलमेट भी यूज़ किया जाता है ताकि आपके हेड को प्रोटेक्ट किया जा सके। देन सेफ्टी शूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सेफ्टी शूज़। अगर कोई नुकीली या भारी चीज़ आपके पाँव पे गिरती है तो आपके पाँव का बचाव हो सके, इसलिए ये क्या है ना, हम लेदर सेफ्टी शूज़ पहनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट, जैसे हेड शील्ड मैंने बताया ना, हेड शील्ड जो है प्रोटेक्ट करती है डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए। गोगल्स ना, आई की प्रोटेक्शन के लिए गोगल्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग वाले यूज़ करते हैं। देन ईयर प्लग, जहाँ पे बहुत साउंड पोल्यूशन होता है वहाँ पर ईयर प्लग पहनने के लिए बोला जाता है, सो दैट कि आपके कानों को बचाया जा सके। सो इस तरह से ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको एक एम्प्लॉयर को देना ही पड़ता है और उस पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए नॉमिनेट होते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट हु टू टॉक इन केस ऑफ एनी सेफ्टी कंसर्न। अगर आपका कोई सेफ्टी कंसर्न शो हो जाता है तो आपको उस समय किससे बात करनी है। सो या तो आपको अपने मैनेजर से या सुपरवाइज़र से बात करनी है, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी इसके लिए नॉमिनेट किया हुआ है एक कंपनी द्वारा, एक स्टोर के द्वारा, उसको जाकर इन्फॉर्म करना है। इन एडिशन अगर आपके वहाँ पे हेल्थ सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव या हेल्थ और सेफ्टी कमेटी बनी हुई है तो उसके भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। नाइन, व्हाट टू डू इन केस ऑफ इंजरी एट द वर्क प्लेस। आपको क्या करना है अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई इंजरी हो जाती है। एज़ पर नॉर्म कोई भी किसी भी तरह की इंजरी हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो फर्स्ट एड अटेंडेंट और सुपरवाइजर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। सो फर्स्ट एड अटेंडेंट कोई भी हो सकता है, आपका कोवर्कर हो सकता है, आपका सुपरवाइज़र हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर नर्स भी हो सकती है। अगर आप ट्रेंड हैं और आपके पास नॉलेज है तो यू कैन आल्सो अप्लाई फ़र्स्ट एड, क्योंकि कई कंपनियों में फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे ही आप कंपनी में जॉब स्टार्ट करते हो या जॉब करते हुए आपको कुछ दिन हो जाते हैं तो फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है, सो दैट कि आपको पता हो कि कभी भी किसी भी इमरजेंसी में किसी भी कोवर्कर की हेल्थ की प्रॉब्लम हो या सुपरवाइजर या किसी भी पर्सन की, कस्टमर की, तो आप उसको फ़र्स्ट एड दे सकें। नाउ फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से फ़र्स्ट एड
किसी भी तरह की इंजरी से बचने के लिए फ़र्स्ट एड फैसिलिटीज़ जो है हर स्टोर प्रोवाइड करता है। तो ये या तो क्या होता है, इसमें फ़र्स्ट एड किट की जो फैसिलिटी होती है ये कोई फ़र्स्ट एड अटेंडेंट देता है, या फ़र्स्ट एड रूम होता है स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया होता है फ़र्स्ट एड फैसिलिटीज़ को देने के लिए। और जब भी आप फ़र्स्ट एड ज्वाइन करते हैं इंडक्शन सेशन में, तो आपको ये आपका ट्रेनर जो है हमेशा बताता है कि फ़र्स्ट एड किस किट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और किस तरह से आपको इसका यूज़ करना है। सो इसमें ये बताया जाता है होम टू रिपोर्ट और इन्फॉर्म इन केस ऑफ एनी इंजरी और एमरजेंसी, किसको रिपोर्ट करना है, किसको इन्फॉर्म करना है ना, किस तरह कहाँ पे करना है, कहाँ पे उसका रूम अवेलेबल है या कहाँ पे आप इन्फॉर्म करोगे, और हाउ टू डील अगर इन केस ऑफ कोई अवेलेबल नहीं है पर्सन ऑन द स्पॉट समटाइम एमरजेंसी में, तो आप किस तरह से इनसे डील करोगे। तो ये चीज़ों के बारे में फ़र्स्ट एड फैसिलिटीज़ में बताया जाता है। नाउ वर्क प्लेस की फ़र्स्ट एड किट में क्या क्या समय है, ऐसे ऐसे तो माना जाता है कि कोई भी फ़र्स्ट एड किट में कोई ऐसी डेजिग्नेटेड चीज़ें नहीं है कि हाँ ये डिसाइडेड चीज़ें नहीं है कि ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, पर फिर भी एक इंडस्ट्रियल और वर्क प्लेस किट में 4x4 इंच गॉज पैड होना चाहिए, 2 8x10 इंच की गॉज पैड होने चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, एडहेसिव बैंडेज होनी चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेजेस होनी चाहिए, रोलर होना चाहिए, ब्लैंकेट्स होने चाहिए, लेटेक्स ग्लव्स होने चाहिए, एडहेसिव टेप्स होनी चाहिए। सो नोट ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सारी चीज़ें हों, बट आपकी बर्नॉल जैसे छोटे कट लगने पे कोई पॉविडीन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट एड टिप्स फॉर वर्क प्लेस के लिए क्या टिप्स हैं, तो जनरली आप रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको स्प्रेन और स्ट्रेन से ज़्यादा जूझना पड़ेगा। सो हाउ टू डील विद स्प्रेन एंड स्ट्रेन, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्प्रेन क्या होती है। स्प्रेन क्या होती है, आपके जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट मतलब जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें खिंचाव आ जाता है, ठीक है, या स्ट्रेन्स होते हैं अगर आपके मसल्स में खिंचाव आ जाए तो स्ट्रेन्स कहते हैं, जिसको आप मोच लगना भी कहते हैं, मोच लगना या खिंच जाना, मसल का खिंचना। तो उस केस में हमें फ़र्स्ट एड में क्या करना चाहिए कि आपके जहाँ पे भी स्ट्रेन और स्प्रेन आया है उस एरिया को नहीं हिलाना है, आइस कोल्ड वाटर से उसको टॉवल डिप करके या आइस बैग्स जो है उस जगह पे लगाना है ना। 20 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगाना है, 4 to 8 टाइम डे लगाना है, और ज़रूरत पड़े तो मैं गर्म पट्टी का यूज़ करना है रात को सोने से पहले। अगर ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर्स को भी दिखाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है स्प्रेन और स्ट्रेन में का हमें डाउट रहता है और कई बार हमें हेयर लाइन फ्रैक्चर होने के चांसेस भी होते हैं। सो इन केस ऑफ स्प्रेन और स्ट्रेन हम इस तरह से फ़र्स्ट एड दे सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी या इंजरीज़ कहाँ पैदा हो सकती हैं, जैसे टिप्स फॉर लिफ्टिंग हैंडलिंग मटेरियल में भी ये चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि आपके स्प्रेन्स की या स्ट्रेन्स की प्रॉब्लम आती है बैक में। सो आप जैसे फ़ोटो में देख रहे हैं कि आप एक मटेरियल को किस तरह से लिफ्ट कर रहे हैं, तो जो पहला पर्सन जो लिफ्ट कर रहा है ये रॉन्ग वे है लिफ्ट करने का, वेयर एज न किसी भारी बक्से को उठाने का सही तरीका जो है जो दूसरा पर्सन है जहाँ पे राइट वे लिखा हुआ है ये सही तरीका है सामान को उठाने के लिए। इसके अलावा हैंडलिंग मटेरियल को हैंडल करने के लिए आप ट्रॉलीज़ बुगीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक फ़ोटोग्राफ में बताया कि किस तरह की ट्रॉलीज़ बुगीज़ का यूज़ किया जाता है मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, अगर सामान बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में भारी है। आप शॉपिंग कार्ट का भी यूज़ कर सकते हो सामान को ले जाने के लिए। तो इस तरह से हम लिफ्ट और हैंडलिंग मटेरियल के लिए इस तरह से हम तरीके से कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल के नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं। नाउ स्लिप ट्रिप एंड फॉल, जैसा कि चित्र में बताया गया, स्लिप होता है फिसलना, ट्रिप होता है ठोकर लगना, और फॉल्स गिरना, ठीक है। तो ये भी बहुत कॉमन इंजरीज़ के टाइप हैं जो कि एक रिटेल स्टोर में हो सकते हैं। तो इनसे बचाने के लिए किसी भी पर्सन को सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं लैडर की, तो रिटेल स्टोर में स्टेप लैडर का यूज़ किया जाता है। जो दूसरी स्टेप लैडर होती है जिसमें दूसरा छोर नहीं होता है, जो टिकती नहीं है, तो वहाँ पे फॉल होने के बहुत चांसेस होते हैं। और स्लिप और ट्रिप्स की केस से बचने के लिए, ट्रिप्स के केस से बचने के लिए पूरा रोड जो है वो लाइटन होना चाहिए,
हर सामान जो है वो क्लियर होना चाहिए। फिसलन से बचने के लिए अगर कहीं वेट प्लेस मिलता है या कोई ऑयल गिरा है या कुछ भी लिक्विड चीज़ है तो स्लिप से बचने के लिए वहाँ पे सफाई इमीडिएटली हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को बोलकर करवा देनी चाहिए। अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है तो हमें खुद भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो है वो भी नॉट ओनली एम्प्लॉई बट कस्टमर भी स्लिप और ट्रिप फॉल्स के केस में आ सकता है ना। हमें अगर सफाई चल रही है या कोई कार्य चल रहा है किसी भी तरह का तो हमें कॉशन बोर्ड, जैसे एक बताया भी है कि वार्निंग वेट फ्लोर का लगा होगा तो लोग जो हैं इसको पढ़ के आगे नहीं आएंगे कि गीला फ्लोर है, यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मूव नहीं करेंगे। तो इस तरह के कॉशन बोर्ड्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं स्लिप ड्रॉप फॉल से बचाने, कस्टमर को और एम्प्लॉयज़ और को बचाने के लिए। अब आती हैं कुछ इमरजेंसीज लाइक अर्थक्वेक और फायर, तो उनसे बचने के लिए इसमें आपको काफ़ी कुछ आपको इंटरनेट पे भी मटेरियल मिल जाएगा कि किस तरह से। तो जब भी कभी अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना है, जैसे ये 3 मेजर स्टेप दिए हुए हैं, पहले ड्रॉप देन कवर एंड देन होल्ड ऑन, फिर वहाँ पे रुकना है। तो हमें जनरली कुछ भारी चीज़, दरवाज़ा या खुली जगह पे चले जाना है, क्योंकि बिल्डिंग्स के कोलैप्स होने का खतरा रहता है। तो खुली जगह पे चले गए तो वहाँ पे कोई खतरा नहीं रहेगा। अदरवाइज़ अगर कमरे के अंदर आप काम कर रहे हैं तो पहले आपने झुकना है, देन अपने आप को कवर करना है टेबल के अंदर और वहाँ कुछ समय के लिए अपने आप को होल्ड करना है। तो इस तरह से हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं ना। बट ये प्रीलिमिनरी सावधानियां हैं जिनसे हम बचा जा सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कोलैप्स नहीं करेगी। तो ध्यान रखना है कि हर स्टोर का एक इवैक्यूएशन प्लान होता है, उसको फॉलो करना है। नाउ डीलिंग विद इमरजेंसी लाइक फायर के केस में फायर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फायर के केस में क्या होता है, किसी भी स्टोर में अगर आप जाओगे तो वहाँ फायर एग्ज़िट बना होता है। फायर एग्ज़िट में लिखा होता है, फायर एग्ज़िट स्पेशल तरह का होता है। आपने बसों में भी देखा होगा फायर एग्ज़िट एमरजेंसी विंडो जहाँ पे लिखा होता है, वहाँ पे हम बचा जा सकता है। देन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है। अगर स्मॉल फायर हुई है इमीडिएटली इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड को, क्योंकि रिटेल स्टोर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो ईज़िली आसानी से आग पकड़ लेता है। सूखा मटेरियल होता है इसलिए ईज़िली पकड़ लेता है। लेडर्स का यूज़ करना है, फर्स्ट एड किट का यूज़ करना है, इन्फॉर्म द डॉक्टर्स, इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के लिए आपको पता है 101 नंबर जो है टेलीफोन नंबर है नियरेस्ट, जो आपका फायर ब्रिगेड स्टेशन है वहाँ से कांटेक्ट हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है। हर स्टोर में फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड हो सकते हैं या पाउडर बेस्ड हो सकते हैं। आग बुझाने के लिए रेत का यूज़ किया जाता है। हर बिल्डिंग का एक फायर एग्जिट प्लान भी होता है। नाउ विल कम टू द इवैक्यूएशन प्लान। तो इवैक्यूएशन मीन्स कि आप किसी बिल्डिंग से इन केस ऑफ इमरजेंसी कैसे निकल सकते हैं। बिकॉज़ क्या होता है, जनरली ये बताया जाता है कि कभी भी अगर कहीं पर भी आग जल लगने की या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक अर्थक्वेक आ जाता है, तो जनरली जो लोग हैं वो सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। बट इवैक्यूएशन प्लान का मतलब ये है कि वो इमरजेंसी एग्ज़िट होते हैं ताकि भीड़ जो है सारी सीढ़ियों पे इकट्ठी, मेन सीढ़ियों पे इकट्ठी ना होकर इवैक्यूएशन प्लान या इवैक्यूएशन प्लान की जो दरवाज़ा नॉमिनेट किया हुआ वहाँ पर भी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हमेशा वहाँ पे ग्लो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, एग्ज़िट के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उसका यूज़ करना है। देन उस इवैक्यूएशन प्लान को फॉलो करना है। और ये इवैक्यूएशन प्लान्स जो हैं सारी जगह पे प्रॉपर वे से लगा होता है। इन केस ऑफ आग लग जाती है तो आजकल एक स्मोक सेंसिटिव मटेरियल यूज़ किया जाता है, स्प्रिंकलर्स। सो जिस एरिया में वो आ गया है तो उसके कुछ मीटर्स तक वो क्या है, पानी को छिड़क देता है जिससे आग बुझाया जा सकता है। या जो बहुत बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स या मॉल्स हैं वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर अलार्म होता है। अलार्म बजने के बाद आप जो हैं वो भाग सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग को छोड़ के जा सकते हैं। सो इस तरह के जो प्लान होते हैं वो हर बिल्डिंग में होते हैं और इजीली अप्रोचेबल होता है, इजीली विजिबल होता है सभी कस्टमर्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को, सो दैट कि कोई भी इमरजेंसी इस तरह की आती है, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे फायर की समस्या है, इमरजेंसी है, तो उसमें बाहर भागा जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द
परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बीच में हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। जो भी हमने आज स्टडी किया उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो एप्लीकेबल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वन अंडर एलिमेंट डील विद एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी। सो फर्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इज फॉलो कंपनी प्रोसीजर एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर डीलिंग विद द एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी। सो कंपनी के जो भी प्रोसीजर और लीगल रिक्वायरमेंट हैं किसी भी तरह के एक्सीडेंट और एमरजेंसी से निपटने के लिए उसको फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया अभी इवैक्यूएशन प्लान्स के लिए बताया कि इन केस ऑफ एमरजेंसी लाइक फायर और अर्थक्वेक, तो इवैक्यूएशन प्लान्स जो हैं वो इजी होते हैं, बहुत सोच समझ के से फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से इशू किया होता है, अप्रूव किया होता है वो प्लान, बिल्डिंग्स को नक्शा भी उसी के बेस पे अप्रूव हुआ था, तो उनको फॉलो करना है। स्पीक एंड बिहेव इन ए काम वे वाइल डीलिंग विद द एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट या एमरजेंसी क्रिएट होती है तो पैनिक हो जाता है, एक पर्सन जो है पैनिक हो जाता है, तो उसको काम रह के उस प्रॉब्लम से, उस एक्सीडेंट या एमरजेंसी में डील करना है। रिपोर्ट एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी प्रॉम्प्टली एक्यूरेटली एंड टू द राइट पर्सन। जो जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरह की कोई इंजरी हो जाती है, एमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो जो भी नॉमिनेटेड अटेंडेंट है इन केस ऑफ इंजरी, तो मैंने बताया सेफ्टी अटेंडेंट है या फर्स्ट एड अटेंडेंट है या सुपरवाइज़र है या मैनेजर है, जो भी पर्सन डेजिग्नेटेड है इस पर्पज़ के लिए उसको इन्फॉर्म करना है, सो दैट कि टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो सके और पता लगाया जा सके कि किन कारणों से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और ताकि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। रिकॉग्नाइज व्हेन इवैक्यूएशन प्रोसीजर हैव बीन स्टार्टेड एंड फॉलो कंपनी प्रोसीजर फॉर इवैक्यूएशन। सो मैंने बताया कि इवैक्यूएशन प्रोसीजर वही कि एग्ज़िट प्लान जो है वो किस तरह से इन केस ऑफ एमरजेंसी किस तरह से हम डील कर सकते हैं, तो वो हर कंपनी का, हर बिल्डिंग का अलग तरह से इवैक्यूएशन प्लान होता है, तो उसमें किस तरह से डील करना है वो बताया जाता है। Now, element tool में help to reduce health and safety risk. Follow the health and safety requirement laid down by the company and law and encourage colleague to do the same. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब भी आप ज्वाइन करते हो किसी कंपनी में, तो अगर आपको सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आस्क द सुपरवाइज़र और मैनेजर कि वो तुम्हें ट्रेन करे कि किस तरह के सेफ्टीज़ और हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं और उसको डील करने के लिए किस तरह से हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इंडक्शन प्रोसेस में ये चीज़ें बताई भी जाती हैं कि अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको किसको रिपोर्ट करना है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉम्प्टली टेक द अप्रूव्ड एक्शन टू डील विद द रिस्क इफ़ ही और शी इज़ ऑथराइज टू डू सो। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको, जिसका सोल्यूशन जो है छोटी सी प्रॉब्लम है, चाहे वो माइन्यूट सी प्रॉब्लम है, तो उसके अगर किसी को अप्रूव्ड किया है तो उस एक्शन के लिए आपने उसको बताना है और उससे अप्रूवल लेनी है, सो दैट कि रिस्क को रिड्यूस फ्यूचर में किया जा सके। रिपोर्ट रिस्क प्रॉम्प्टली टू द राइट पर्सन इफ़ ही और शी डज़ नॉट हैव द अथॉरिटी। तो किसी भी तरह का रिस्क आता है तो आप अपने राइट पर्सन, जैसे मैंने बताया फर्स्ट एड अटेंडेंट हैं या को वर्कर्स हैं या मैनेजर है या सुपरवाइज़र है, तो उसको बताना है जिसके पास इसकी अथॉरिटी है। यूज़ इक्विपमेंट एंड मटेरियल इन लाइन विद द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस। सो मैंने ये ऑलरेडी बताया कि जो भी रिटेल आउटलेट हैं उसमें जिस तरह की लैडर्स यूज़ की जाती हैं, भारी सामान को ले जाने के लिए ट्रॉलीज़ का यूज़ किया जाता है, ये शॉपिंग कार्ट का यूज़ किया जाता है। सो ये जो हैं समटाइम मैन्युफैक्चरर्स ने दी होती हैं, समटाइम रिटेल स्टोर के मैनेजर्स जो होते हैं वो उन्होंने अप्रूव किया होता है, तो उनको फॉलो करना है। इन शॉर्ट कि हमें कंपनीज़ की गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो करना है। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अगर आपके पास कुछ इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन है तो वो तो लेना है, बट उसका समटाइम हमें अप्रूवल भी लेना पड़ता है राइट पर्सन से, जो भी कंसर्न पर्सन या एम्प्लॉयर का जो भी पर्सन नॉमिनेटेड और डेजिग्नेटेड है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। सो इस तरह से हमने ये आज जो है हमने एक इम्पॉर्टेंट नोट्स टू हेल्प मेंटेन द हेल्थ एंड सेफ्टी इस विषय के बारे में अंडर क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट पढ़ लिया। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया। थैंक यू फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय